नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिंपली हिंदी पर। आज हम अपना तीसरा चैप्टर विराम चिन्ह स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे जाओ मत, रुको। यहाँ पर हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है, या फिर कहें तो अल्प विराम का इस्तेमाल किया है। तो यदि हमने वाक्य में अल्प विराम की स्थिति बदल दी तो पूरे अर्थ का अनर्थ हो गया। कहे वो रुकने के लिए रहा है, लेकिन अर्थ निकला कि जाओ। आगे बढ़ते हैं। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है 20। कामता प्रसाद जी के अनुसार ये विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, मात्र एक विराम चिन्ह जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं उसको छोड़कर। ठीक है, बाकी सारे चिन्ह इंग्लिश में भी वैसे ही यूज होते हैं जैसे कि हिंदी में यूज होते हैं, केवल पूर्ण विराम को छोड़कर। वहां पे फुल स्टॉप की एक छोटी सी बिंदी आती है। तो पूर्ण विराम से बात शुरू हुई है, तो पूर्ण विराम की बात कर लेते हैं। तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्यों की समाप्ति पर होता है। जैसे राम के चारों पुत्रों की नौकरी लग चुकी है, वाक्य समाप्त, पूर्ण विराम लग गया। नेक्स्ट है अपूर्ण विराम या उप विराम। इसको इंग्लिश में कॉलन भी कहते हैं और इसका साइन आप देख सकते हैं। जहां पर पूर्ण ठहराव ना होकर कम ठहराव होता है, अर्थात जहां बात को जानने की इच्छा बनी रहती है, उस जगह हम अपूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे, मनोज आज तेरी एक पोल खुल गई। अब क्या पोल खुली है उसको जानने की इच्छा आपकी बनी हुई है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे अपूर्ण विराम। तूने कल मसाला खाया था ना, अब यहाँ पे बात पूरी हुई है। तो नेक्स्ट है अर्ध विराम। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमीकोलन और इसका साइन आप देख सकते हैं। इसका मतलब है जहां पर एक ही बात को आगे बढ़ाया जा रहा है वहां पर अर्ध विराम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें पता चला है, जानने की इच्छा प्रबल हो रही है, वहां पर आपने लगा दिया अपूर्ण विराम। आप बहुत परेशान हैं, मतलब अभी उसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वहां पर लगेगा अर्ध विराम। अब बात को पूरा करना है कि हमें यह भी पता चला है कि उस परेशानी का कारण आपकी गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पर बात पूरी हो गई है, तो यहाँ पे लगा पूर्ण विराम। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले विराम चिन्ह पर। अल्प विराम, इसको कॉमा भी कहते हैं और इसका साइन आप देख सकते हैं। जहाँ पर अपूर्ण विराम से भी कम ठहराव होता है वहाँ पर अल्प विराम लगाया जाता है। इसके 6 प्रयोग हैं। जैसे दो समान संज्ञाओं के बीच में अल्प विराम का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल आप देखते चलिएगा, मैं पढ़ूंगा नहीं उन एग्जाम्पलों को। दूसरा, दो समान सर्वनामों के बीच में अल्प विराम का इस्तेमाल होता है। दो समान विशेषणों के बीच में भी अल्प विराम का इस्तेमाल होता है। छंदों के प्रत्येक चरणों की समाप्ति पर अल्प विराम का इस्तेमाल होता है। अभी हम छंद पढ़ेंगे तब आपको इसको और अच्छे से समझ आएंगे। नेक्स्ट है किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ऐसे शब्दों से पहले लगाते हैं अल्प विराम। नेक्स्ट है हाँ, नहीं, जी, बस आदि शब्दों के बाद में लगता है। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे हाँ मैंने तुम्हें पीटा था, तो हाँ के बाद लगेगा, लेकिन किंतु, परंतु, लेकिन, पर के पहले लगेगा ये। नेक्स्ट है प्रश्नबोधक चिन्ह। इसका चिन्ह ये है, आप देख सकते हैं, और इसको प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक चिन्ह और इसका साइन आप देख सकते हैं। इसको भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको मालूम होगा। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। ये 2 होते हैं, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा और एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इसको इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। किसी और के वाक्यों या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। माने अगर किसी की बात को आप कोट कर रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल में तुलसीदास की बात को कोट करेंगे कि तुलसीदास ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया है क्योंकि हमने तुलसीदास की बात को कोट किया है। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। इसका साइन आप देख सकते हैं और इसको हम 4 जगह इस्तेमाल करते हैं। पहला, समासिक पदों या पुनरुक्त या युग्म शब्दों के बद्ध। समासिक पदों का मतलब है जब हम समास पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन 2 समास के बीच में हम इस्तेमाल करते हैं योजक चिन्ह का।
दूसरा पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द मतलब दो शब्द एक ही बार आ रहे हैं तो दोनों को बीच में योजक चिन्ह लगा के जोड़ते हैं, जैसे 2 2, 3 3, 1 1, ठीक है। और है युग्म शब्द, मतलब दो शब्द आपस में एक किसी तरीके से जुड़े हैं, जैसे जय पराजय, लाभ हानि, तब हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है तुलनावाचक शब्द, जैसे सा सी से के पहले चांद सा, फूल सी, ये समझ रही, इनके पहले आप योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है एक अर्थ वाले शब्दों के बीच में, जैसे दो शब्द हैं, दोनों का अर्थ एक ही है, कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा, रुपया पैसा। नेक्स्ट है सार्थक निरर्थक युग्म शब्दों के बीच में। अब अनाप शनाप, शनाप जो है वो निरर्थक शब्द हुआ, उल्टा पुल्टा, पुल्टा जो है वो निरर्थक शब्द हुआ, खाना वाना, वाना जो है वो निरर्थक शब्द हुआ, काम धाम, धाम जो है वो निरर्थक शब्द हुआ। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह मतलब डैश, यह चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इसका प्रयोग किया जाता है 3 जगहों पर, जैसे किसी संवाद को लिखने के लिए। अब रमेश की बात को लिखनी है तो आपको रमेश के बाद में डैश लगाना पड़ेगा, फिर लगेंगे तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, रमेश की बात है, रमेश ने पूछा है। नेक्स्ट है कहना, लिखना, बोलना, बताना, इन सब के बाद में, जैसे गांधी जी ने कहा, क्या कहा, अब डैश लगा के आप उसको बता रहे हैं, हिंसा मत करना। नेक्स्ट है किसी प्रकार की सूची के पहले, सफल होने के बाद छात्रों की सूची निम्नलिखित है, अब डैश लगाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन यहाँ पर पास हुआ है, सफल हुआ है। नेक्स्ट है कोष्ठक चिन्ह, इसका साइन आप देख सकते हैं। कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। इसका मतलब है जैसे कि कोई पूरे वाक्य में एक शब्द है, वो वाक्य का अंग है, लेकिन उसको आपको अलग से भी बताना है, आपको उसको हाईलाइट करना है, तो आप लगाएंगे वहां पर क्या, कोष्ठक, और उस वाक्य को कोष्ठक के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट है हंस पद, इसको हम त्रुटि बोधक भी कहते हैं, और इसका साइन आप देख सकते हैं। तो जब किसी वाक्य में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद का चिन्ह लग जाता है, ठीक है, और उस चिन्ह को ऊपर हम उस शब्द को लिख सकते हैं जो शब्द छूट गया हमारा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, ठीक है, जन्म सिद्ध यहाँ पे छूट गया है तो अपने हंस पद का इस्तेमाल किया और जन्म सिद्ध को ऊपर लिख दिया। इससे पढ़ने वाला समझ जाएगा कि यहाँ पर एक त्रुटि हुई है। नेक्स्ट है रेखांकन चिन्ह, इसको कहते हैं अंडरलाइन, इसका साइन आप देख सकते हैं। तो वाक्यों में महत्वपूर्ण पद को रेखांकित करने के लिए हम रेखांकन चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है, तो आपने गोदान को अंडरलाइन कर दिया है। आप समझ सकते हैं इस पूरे वाक्य में जो इम्पोर्टेंट है वो है गोदान। नेक्स्ट आते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का साइन आप देख सकते हैं, इसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे प्रश्न उत्तर, बार बार आप प्रश्न उत्तर नहीं लिखते हैं, प्रश्न में प्रा लगा के उसमें लाघव चिन्ह लगा देते हैं, उत्तर में ऊ लगा के आप लाघव चिन्ह लगा देते हैं। तो किसी भी बड़े शब्द को आप बार बार ना लिखना चाहें तो आप उसे छोटा कर सकते हैं लाघव चिन्ह लगा के। नेक्स्ट है लोप चिन्ह, तो जब अनुच्छेद के कुछ अंश को छोड़कर लिखना हो, ठीक है, जैसे एक अनुच्छेद है, उसके शुरुआत के 4 अक्षर आपने लिख दिए और बाद के 4 अक्षर आपने लिख दिए, लगा दिया आपने बीच में लोप चिन्ह। अब आदमी यहाँ पे समझ जाएगा कि इस अनुच्छेद में बीच में काफी चीजें लिखी गई हैं। नेक्स्ट है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, इसको साइन को आप देख सकते हैं नीचे बना हुआ है। तो शब्द या वाक्य की पुनरुक्ति से बचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई शब्द बार बार रिपीट हो रहा है तो आप साइन लगा देंगे पुनरुक्ति सूचक का, तो उस वक्त उस शब्द को आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। विवरण चिन्ह, किसी वस्तु के सविस्तार विवरण के लिए, इसका साइन आप देख सकते हैं नीचे बना हुआ है। इसका मतलब है जब आप किसी बात को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको विवरण चिन्ह लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है तारक चिन्ह, इसके साइन को आप देख सकते हैं नीचे बना हुआ है। ये टिप्पणी के लिए होता है, किसी बात की टिप्पणी जब आप कर रहे हैं तो वहां पे तारक चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट है तुल्यता सूचक चिन्ह, इज इक्वल टू, मतलब इसका मतलब है, साइन आप नीचे देख सकते हैं, जब किसी दो वाक्यों में समानता दिखानी है या फिर दो शब्दों में समानता दिखानी है तो आप वहां पर तुल्यता सूचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है तिर्यक चिन्ह,
इसका साइन आप देख सकते हैं, इसको ऑब्लिक या फिर स्लैश भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल आप या अथवा के अर्थ में करते हैं, ठीक है, या फिर अथवा के अर्थ में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है गोली, इसको बुलेट भी कहते हैं। इसका साइन आप देख सकते हैं। जब मुख्य बातों को सारांश रूप देना हो, मतलब आप किसी बात को समरी करने वाले, ठीक है, समराइज कर रहे हैं किसी बात को, तो आप वहां में बुलेट चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट है लास्ट, समाप्ति सूचक चिन्ह। तो किसी लेख या पैराग्राफ की समाप्ति का बोध कराने के लिए हम समाप्ति सूचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई आर्टिकल खत्म होता है तो नीचे हम समाप्ति सूचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ हमारे सभी विराम चिन्ह समाप्त होते हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो मेरा आपको निर्देश है कि आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखें, आपको हर बात मेरी समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेते हैं तो आपको मेरे हिसाब से विराम चिन्ह का कोई प्रश्न नहीं छूटने वाला है। विराम चिन्ह में इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं, या तो आपसे पूछा जाएगा कि किसी विराम चिन्ह का साइन पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि कौन सा साइन कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, या तो आपको कोई लाइन लिख के देगा और आपको वहां पर पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह गलत लगा हुआ है, आपको वो पहचानना है। बस इसी 2-3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यूपी SSSC या फिर यूपी पुलिस के जो एग्जाम आने वाले, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसमें या तो आपसे साइन पूछेगा या फिर पूछेगा कि उसका इस्तेमाल कहाँ किया गया है, इस विराम चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। सभी विराम चिन्हों का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ताकि आपके जैसे जितने भी लोग हैं जिनको इस वीडियो की सख्त जरूरत है वो इस वीडियो तक पहुंच सकें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले चैप्टर संधि के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। राम राम।